हर हेडिंग, जो भी इसमें हेडिंग है, उसमें उसकी इंफॉर्मेशन पॉइंट वाइज लिखेंगे, एक तरीका। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा ये हो गया कि आप पहले लेटेस्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। जैसे एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना मास्टर्स लिखेंगे, जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन लिखेंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट लिखेंगे, और उसके बाद फिर 10th लिखेंगे। 10th लिखने की जरूरत आमतौर पर नहीं होती है, लिख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10th शुरुआत करेंगे, सबसे पहले 10th, उसके बाद फिर इंटरमीडिएट, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर मास्टर्स, उसके बाद फिर पीएचडी, उसके बाद फिर कोई टेक्निकल और फिर दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज। ऐसा इस सीक्वेंस में नहीं लिखाती है इंफॉर्मेशन। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन भी डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगी, और वर्क एक्सपीरियंस की इंफॉर्मेशन भी डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगी, और सारी इंफॉर्मेशन पॉइंट वाइज लिखी जाएंगी। वर्क एक्सपीरियंस में आ जाएगी। अब वर्क एक्सपीरियंस में ये तो पता आपको चल गया कि पॉइंट वाइज लिखी जाएगी इंफॉर्मेशन और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाएगी। तो वर्क एक्सपीरियंस वो लिखेंगे जिनके पास ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस है, और जिस बंदे के पास एक कंपनी से ज्यादा कंपनी के वर्क एक्सपीरियंसेस हैं, वो कैसे लिखेंगे? जिसको बाद में किया है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर उसके पीछे वाला लिखेंगे। अब क्या करेंगे? अब एक इंफॉर्मेशन जब आप लिख रहे हैं तो उसमें लिखने का तरीका क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस जब आप लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद आप छोटे फॉन्ट से उसके नीचे में ब्रैकेट करके लिख सकते हैं कि कब से कब तक आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? आप अपनी पोस्ट लिखेंगे। अब उसके बाद आप क्या लिखेंगे? रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब क्या लिखेंगे? रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आपने सब हेडिंग बनाई, अब जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको पॉइंट वाइज अब आप लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका एक एक्सपीरियंस, वन एक्सपीरियंस कंप्लीट होगा। उसी तरीके से दूसरा एक्सपीरियंस अगर है तो वो भी आप यही सीक्वेंस फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले कंपनी, उसके बाद उसका टाइम छोटे फॉन्ट में, उसके बाद आपकी पोस्ट, उसके बाद आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दिस वुड बी द मेथड ऑफ राइटिंग इंफॉर्मेशन ऑन योर CV। अब उसके बाद अब और क्या इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं? रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। ये क्या होता है और कंपनी की निगाह में इसकी अहमियत क्या है? अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यही है कंपनी के लिए। ये क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये? आपने DPMI से कोई पैरामेडिकल का कोई कोर्स किया है, या आपने बीटेक किया है, या आपने BBM या BCA या MBA या MCA या MSc IT या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आपने किया है। क्वालिफिकेशन तो आपने पहले लिख दिया। अब आपने अभी कोई वर्क एक्सपीरियंस कहीं कंपनी में काम तो किया नहीं, अभी आप फौरन के फौरन अभी क्वालिफाई किया है, इम्तिहान का हो सकता है कि रिजल्ट भी नहीं आया है, तो यू आर अ फ्रेशर। आप ऐसे कैंडिडेट को क्या बोलते हैं? फ्रेशर, यानी इसके पास अभी कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश कैंडिडेट है। लेकिन फ्रेश कैंडिडेट का मतलब ये नहीं होता है कि इसकी एकदम सन्नाटा है, सन्नाटा ऑफ स्किल से सन्नाटा है, उसको फ्रेश नहीं कहते हैं। एक्सपीरियंस नहीं है उसको फ्रेशर कहते हैं। इस सिचुएशन में कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके सिलसिले में? वो ये है कि क्या आपने अपने कोर्स के दौरान क्या प्रैक्टिकल काम आपने किया है? अपने कोर्स और कंटेंट की बेसिस पे क्या आपने किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी प्रोजेक्ट पे जा करके आपने प्रैक्टिकल काम क्या किया है? रिसर्च किया है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट किया है, प्रैक्टिकली अपने हाथ से? क्या ऑर्गेनाइजेशन में जा करके आपने ये सीखा है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपका ये वाला सब्जेक्ट का ये टॉपिक किस तरह से काम कर रहा था? अगर आपने इस तरह के रिसर्च वर्क और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स 1, 2, 3, 4, 5, 10 ऑलरेडी कर लिया है तो इससे ये पता चलेगा
कि आप कंपनी में ऑलरेडी ट्रेनी के तौर पे या सर्वेयर के तौर पे या रिसर्चर के तौर पे 10-15 तरह की कंपनी में आप ऑलरेडी प्रोफेशनल के जैसा काम कर चुके हैं और अभी आप बिल्कुल नए नहीं हैं, अपने सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली कर सकते हैं। यानी हम जिस कंपनी का इंटरव्यू ले रहे हैं और आपको जिस पोस्ट के लिए हायर करना चाहते हैं उस पोस्ट के जैसा काम आप ऑलरेडी प्रैक्टिकली बहुत सारा कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आप लिए जाने के लायक हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ क्वालिफाइड हैं, डिग्री आपके पास है, सर्टिफिकेट आपके पास है, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल और आपका सब्जेक्ट कंपनी में कैसे काम करता है इंडस्ट्रियल यूज यानी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के द्वारा, वो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप काम कैसे करेंगे? इसका मतलब यह है कि अभी आप बिल्कुल निरा हैं, कुछ नहीं अभी आपको आता है। तो अगर ऐसे हमारा इंप्रेशन अगर ऐसा जाएगा कि हमको अभी कुछ नहीं आता है तो कंपनी के जहन में बड़ा कंफ्यूजन होगा, पता नहीं ये हम लें इसको कि नहीं लें, इसके अंदर कुछ स्किल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जब अगर आपने रिसर्च वर्क किया है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कर लिया है, प्रैक्टिकल आप जानते हैं, आप मेंशन करेंगे हमने ये प्रैक्टिकल काम किया है, तो इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछेगा। जब सवाल पूछेगा उसको पता चलेगा कि हाँ ये बंदा तो जानता है काम करना, तो इसका मतलब यह है कि आपका सिलेक्शन होने का काफी प्रबल चांस है। क्या हमारी बातों को आप लोग सुन रहे हैं? आवाज क्लियर है और कंटेंट क्लियर है? यस सर, आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ है सर। आगे देखिए, अब इसके अपने सीवी में इसके बाद अब और क्या इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं, वो है सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स। तो सेमिनार आपने अटेंड किया किसी टॉपिक पे, वर्कशॉप अटेंड किया, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग अटेंड किया, कोई सिमुलेशन अटेंड किया, तो इन तमाम चीजों को आप उसमें मेंशन करेंगे अपने सीवी में। और इसमें भी लिखने का तरीका क्या होगा? वही डिसेंडिंग ऑर्डर, जो सबसे लास्ट में रिसेंटली अभी आपने किया है वो सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर उसके पीछे का, उसके बाद फिर उसके पीछे का। अब ये यहां तक आपने अपना सीवी लिख लिया, ये सब पॉइंट वाइज लिखना है। अब इसके बाद आगे क्या लिखेंगे? क्या आपकी सीवी और अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी कि आपकी सीवी वैसी हो जिसको देख करके कंपनी को ये लगे कि ये बंदा सिलेक्शन के लायक है। तो अब आप और क्या करेंगे? अपने स्किल्स मेंशन करेंगे। कौन से स्किल्स मेंशन करेंगे? जो स्किल्स आपने सीखा है। तो अपने आपने जो सीखा है उनमें से कौन से स्किल्स? उनमें से वो स्किल्स जो कंपनी के लिए रेलेवेंट है। इररेलेवेंट स्किल्स लिखने से फायदा कुछ पहुंचेगा नहीं। हो सकता है कि आप लिख दीजिए लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं पहुंचेगा। जैसे अब आगे एक स्टेप आगे बढ़ जाए, जैसे हॉबीज एंड इंटरेस्ट। तो हॉबीज एंड इंटरेस्ट में बहुत मर्तबा ये होता है कि हम लिख देते हैं कि हमको क्रिकेट खेलना बहुत बढ़िया लगता है, हमको टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, हमको लूडो खेलना बहुत अच्छा लगता है, चेस खेलना बहुत अच्छा लगता है, और फिल्म देखना हमको बहुत अच्छा लगता है, और हमको एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है, और हमको गाना गाना बहुत बढ़िया लगता है। ये सब तो ठीक है और ये बात भी सच है कि हमको ये सब बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन क्या इन चीजों का फायदा कुछ मिला? आप सीवी लिख रहे हैं क्यों? जॉब हासिल कर लेने के लिए। काहे के लिए? जॉब अप्लाई क्यों कर रहे हैं? ताकि जॉब मिल जाए, जॉब हासिल करने के लिए। तो हम जो इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन लूज नहीं होना चाहिए। वॉट एवर यू आर डूइंग इन अ सीवी मस्ट बी एज पर योर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? उस जॉब को हासिल कर लेना जिस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं। क्या ये क्लियर है? उसी तरीके से अपने स्किल्स, रेलिवेंट हॉबीज और इंटरेस्ट भी वो जिससे आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको मदद मिलने वाली हो। अब उसके बाद आखिरी स्किल अदर स्किल्स। तो अदर स्किल्स में क्या? जैसे यहाँ पे कंप्यूटर स्किल्स मेंशन नहीं किया है तो कंप्यूटर या आईटी स्किल्स, जैसे मेरे लिए तो हम नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड के आदमी तो मेरे ये अदर स्किल्स में आएगा, लेकिन अगर आप कंप्यूटर के ही आदमी हैं तो आपके लिए ये अदर स्किल्स में नहीं आएगा, isn't it?
तो अदर स्किल्स में कुछ और है तो वो स्किल्स मेंशन करेंगे, लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर अपना पर्सनल डिटेल की जो बाकी इंफॉर्मेशन है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनैलिटी, ये अदर डिटेल्स में आएंगे। तो हमने सीवी को अभी कंप्लीट कर लिया। दीज वुड बी द कंपोनेंट्स, या ये कह सकते हैं कि दीज आर द कंटेंट ऑफ योर सीवी। आपके सीवी में क्या लिखा जाएगा? तो 10 तरह की इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी। उसका सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस यही होगा, सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन, दूसरा इंट्रोडक्शन, तीसरा करियर ऑब्जेक्टिव, चौथा एजुकेशन, पांचवा वर्क एक्सपीरियंस, छठा रिसर्च वर्क इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, सातवां सेमिनार एंड वर्कशॉप, आठवां अदर स्किल्स या प्रोफेशनल स्किल्स, और नौवां हॉबीज एंड इंटरेस्ट, और 10वां अदर स्किल्स। ये आपके सीवी का स्ट्रक्चर, आपके सीवी का कंपोनेंट और आपके सीवी का कंटेंट यही होगा। हमने सीवी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दिया। अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आपकी सीवी की क्वालिटी क्या होना चाहिए, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। योर सीवी शुड बी करेक्ट इन फॉर्मेट एंड लैंग्वेज। आप सीवी को ऐसे के जैसा नहीं लिख सकते हैं। सीवी इज अ वेरी स्पेसिफिक फॉर्मल फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। उसका अपना एक फॉर्मेट होता है लिखने का। जैसे हमने आपको बताया, लेटर का अपना फॉर्मेट है, इंक्वायरी का अपना फॉर्मेट है, कोटेशन का अपना फॉर्मेट है, उसी तरीके से सारे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का अपना अपना फॉर्मेट है। उसी तरीके से यहाँ पे सीवी का अपना स्पेसिफिक फॉर्मल फॉर्मेट होता है। तो हमको करेक्ट फॉर्मेट लिखना जरूरी है। हम किसी इंटरनेट कैफे में जाकर के किसी बेचारे 7वीं फेल लड़के से अपना सीवी अगर बनवाएंगे तो वो हमारे फेल्योर की वजह होगी। इसलिए सीवी स्किल्स हमको सीख लेना चाहिए। अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? शुड बी कॉन्साइज एंड वेरी स्पेसिफिक। इसमें अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं हो, कॉन्साइज, डायरेक्ट और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? योर सीवी शुड बी एज पर द जॉब। एज पर आप कर लीजिएगा, एज पर द जॉब। जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी के हिसाब से होना चाहिए। इसमें ब्रैकेट में हमने लिखा है जेडी और जेएस। तो जेडी का मतलब होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और जेएस का मतलब होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिक्रूटमेंट के टेक्निकल टर्म्स हैं जिसका आपको भी नॉलेज होना चाहिए। ये एसेंशियल एचआर नॉलेज है जो आपको होना चाहिए। आगे बढ़िए। हाँ, यहाँ पे एक सवाल क्रिएट होता है, ये जो हमने कई मर्तबा आज की ट्रेनिंग में बोला कि जैसी जॉब है वैसी सीवी, तो क्या यहाँ पे अगर हम अभी आज एक कंपनी में हम जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी कंपनी में अगर दूसरी तरह की पोस्ट है तो क्या दूसरी सीवी बनाना चाहिए या वही सीवी दे देना चाहिए? आपके जहन में क्या जवाब आ रहा है? अगर अलग अलग तरह की जॉब में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग सीवी बनाइए। और वो दोनों सीवी कैसी होनी चाहिए? दोनों सीवी अपने अपने जॉब के हिसाब से होना चाहिए। जैसे अगर किसी कंपनी में आप एचआर के किसी प्रोफाइल में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सीवी एचआर प्रोफाइल के हिसाब से होना चाहिए। किसी दूसरी कंपनी में आप मार्केटिंग, सेल्स, सीआरएम, रिसर्च, सर्वेयर, मार्केटिंग रिसर्चर किसी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो वहां आपका सीवी मार्केटिंग के हिसाब से होना चाहिए। अब तीसरी कंपनी में अगर आप कस्टमर प्रोफाइल में अगर आप कर रहे हैं अप्लाई तो वहां आपका सीवी सीआरएम के हिसाब से होना चाहिए। डू वी अंडरस्टैंड दिस? उसी तरीके से एक बंदा अगर मान लिया कि जैसे पैरामेडिकल में अगर अलग अलग स्पेशलाइजेशन अगर होता है और मान लिया कि 2 कंपनी है, दोनों पैरामेडिकल की कंपनी है, लेकिन एक कंपनी में इस पोस्ट पे चाहिए और दूसरी कंपनी में दूसरे पोस्ट पे चाहिए, तो इस कंपनी में इस पोस्ट के हिसाब से सीवी बनाइए और उस कंपनी में उस पोस्ट के हिसाब से सीवी बनाइए। दिस इज व्हाट आई हैड मीन्ड टू मीन। यही मतलब था हमारे
इस बार बार की ये कहने का कि जॉब के हिसाब से सीवी होगा, यानी कि जब अलग जॉब के लिए अप्लाई करिएगा तो अलग सीवी बनेगी। अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? योर सीवी शुड रिप्रेजेंट योर नीडेड प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। अब देखिए इसका मतलब क्या है। नीडेड प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स यानी जिस प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स की जरूरत है, यानी कंपनी आपके अंदर जिस प्रोफेशनल क्वालिटी को ढूंढना चाहता है, कंपनी, आप नहीं, तो वही जिस प्रोफेशनल एस्पेक्ट और जिस प्रोफेशनल स्किल को कंपनी ढूंढ रही है, आपका सीवी आपके बारे में वही दिखाए। आपका सीवी ऐसा ही होना चाहिए। योर सीवी शुड रिप्रेजेंट योर नीडेड प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स। जिस प्रोफेशनल एस्पेक्ट की जरूरत है आपके अंदर से वही निकाल के दिखाए आपका सीवी। अगला क्या है? शुड अट्रैक्ट द अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर पहले आपका सीवी वैसा हो, यानी उसका फॉर्मेट वैसा हो, उसका टाइटल वैसा हो कि पहले अब एम्प्लॉयर आपके सीवी को पहले देखे तो देख करके ये ना कहे कि ये रिजेक्टेड, पढ़ने से पहले देख करके क्या कहे, इसको लाओ, इसको पढ़ के देखते हैं। तो ये है अटेंशन। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर क्या होगा? उसने आपकी सीवी को देखा और उसने ये पाया कि अरे ये बंदा तो एकदम लगता है कि इसी पोस्ट के लायक है, तो ये अब वो उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होगा। काहे का? इस बंदे को इंटरव्यू लेकर के देखते हैं क्या बंदा सचमुच में है टैलेंटेड। तो ये है एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट। तो आपका सीवी कैसा होना चाहिए? आपका सीवी कैफे वाला नहीं होना चाहिए। आपका सीवी वैसा होना चाहिए जो आपके एब्सेंस में एम्प्लॉयर का अटेंशन अट्रैक्ट कर सके और एम्प्लॉयर में एक इंटरेस्ट पैदा कर सके। ये बंदे का तो इंटरव्यू हम जरूर लेंगे, देखते हैं बंदा ठीक है कि नहीं। यानी वो आधा मिजाज बना चुका है आपको सिलेक्ट करने का। डू वी अंडरस्टैंड दिस? योर सीवी इज अ वेरी पावरफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अबाउट यू। अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? शुड क्रिएट योर पॉजिटिव इमेज, जो अभी हम बता चुके हैं। आपके बारे में पॉजिटिव इमेज क्रिएट करे, ये जरूरी है। मान लिया कि आपने सीवी बनाया, आप हमको दिखाइए, तो हम आपसे पूछेंगे बगैर सीवी पढ़े हुए कि अब तुम बताओ कि तुम्हारे बारे में सीवी कैसी इमेज क्रिएट करेगा। और अगर आपको मालूम नहीं है कि सर पता नहीं है, आप एम्प्लॉयर तो आप हैं, आप बताइएगा कैसी इमेज क्रिएट करेगा, इसका मतलब यह है कि यू डू नॉट हैव राइट आइडिया अबाउट योर ओन पॉजिटिव इंप्रेशन एंड नेगेटिव इंप्रेशन। आपको मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि आपके पास सीवी स्किल्स नहीं है। इसलिए सीवी स्किल्स का डेवलप करना ये इसेंशियल करियर स्किल्स में से है। आगे देखिए, योर सीवी शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? सच या झूठ? सच्ची इंफॉर्मेशन। और आपको कैसा होना चाहिए? आपको भी सचमुच का होना चाहिए, यानी भरोसा सच्चाई पे कीजिए और कॉम्पिटेंस पे, बिल्ड कॉम्पिटेंस, सलाहियत पैदा कीजिए। झूठ बोलने की जरूरत ही ना पड़े। जिस टैलेंट के बारे में किसी को झूठ बोलने की जरूरत पड़े, उस टैलेंट को आप डेवलप कर लीजिए अपने अंदर, तो ये असली बात हो जाएगी। यू विल बिकम ऑथेंटिकली कॉम्पिटेंट एंड परफॉर्मर। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सीवी का क्या मकसद होता है? सीवी का सबसे पहला मकसद है जॉब में अप्लाई करना, टू अप्लाई फॉर द जॉब्स। दूसरा, टू क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑफ यू। आप एम्प्लॉयर की निगाह में आपके बारे में पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करना, ये सीवी का मकसद है। आप तो वहां पे बैठे हैं नहीं कि बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बहुत बढ़िया सूरत बना करके आप दिखा देंगे। और टीवी में एडवर्टीजमेंट वाला तो है नहीं कि तरह तरह का बाल चमका लिया, तरह तरह का लाल हरा पीला चश्मा पहन लिया, बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम, और किसी को इम्प्रेस कर दिया। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन देयर ओवर देयर। तो होना क्या है? योर सीवी वुड बी अ कम्युनिकेटर ऑन योर बिहाफ। तो आपके सीवी का क्या मकसद है? आपके बारे में पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट कर देना। किसकी निगाह में? एम्प्लॉयर की निगाह। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? एंश्योर अ सूटेबल चांस ऑफ इंटरव्यू। आपका सीवी आपके लिए इंटरव्यू का चांस क्रिएट कर दे, ये जरूरी है। ये आपके सीवी का मकसद है। अदरवाइज अप्लाई किया, इंटरव्यू के लिए मौका नहीं आया, क्या ये आपके लिए ठीक रहेगा?
ये ठीक नहीं रहेगा। और क्या है, टू ड्राइव द इंटरव्यू, ये विनिंग इंटरव्यू एटिकेट्स की ये 2 शायद पॉइंट्स हमने लिखा है। टू ड्राइव द इंटरव्यू एंड क्वेश्चंस टू योर डिजायर्ड फील्ड, आपका सीवी कैसा हो, आपके एम्प्लॉयर क्या क्या सवाल पूछेगा, इंटरव्यू को घुमा करके, ड्राइव का मतलब गाड़ी चलाना, इंटरव्यू को घुमा करके अपने फील्ड में ले आइए। तो आपका सीवी भी वैसा होना चाहिए जो इंटरव्यूअर को घुमा करके आपके फील्ड में ले आए और वैसे सवालात पूछवाए जो आप चाहते थे कि आपका इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल पूछे। अब देखिए, हमने क्या भी बोला था, ये विनिंग इंटरव्यू स्किल्स हैं, है ये सीवी, है ये सीवी। इंटरव्यू अभी शुरू हुआ नहीं है, लेकिन आपके सीवी के अंदर आपका विनिंग इंटरव्यू स्किल्स अगर आपके पास होगा तो उसका इंपैक्ट आपकी सीवी से फिर शुरू हो जाएगा। आमतौर पे क्या होता है, इंटरव्यू चल रहा है, कैंडिडेट की हार्ट बीट बढ़ी हुई है, बेचारा थरथरा रहा है, धक 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 दिल कर रहा है उसका, दूसरे कैंडिडेट से पूछ रहा है क्या पूछा भाई, क्या पूछा, इंटरव्यू में क्या पूछ रहा है, वाइवा वोची हो रहा है, सर क्या पूछा क्या पूछा, सर कुछ गेस्ट क्वेश्चन बता दीजिए, isn't it? अगर ऐसी कंडीशन है तो अपने आप को वैसी कंडीशन से बाहर लेकर के आइए, क्योंकि विनिंग इंटरव्यू स्किल्स कोई बहुत ज्यादा दूर की चीज नहीं है, दैट इज क्वाइट नियर, बहुत नजदीक है। हाँ, यू नीड दैट ट्रेनिंग, यू नीड दैट क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या मेंशन किया गया है, टू मेक द इंटरव्यूअर्स आस्क द क्वेश्चंस, जो मेंशन अभी हमने कर दिया, to make the interviewers ask the questions of your interest and expertise। आपके सीवी का मकसद में से एक मकसद क्या है कि आपका इंटरव्यूअर वो सवाल पूछने लगे जो आप चाह रहे थे। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आई हैव कंप्लीटेड योर सेशन टुडे। आई होप दिस वाज अ गुड एंड फ्रूटफुल एंड फुल ऑफ रेलेवेंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू। हाँ, अब ये है कि हमने आपको सीवी के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो दिया, लेकिन अब ये सारी इंफॉर्मेशन या एक सेशन सीवी की ट्रेनिंग के लिए काफी नहीं है। सीवी के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन बताने और अवेयरनेस के लिए दिस इज गुड फॉर नॉलेज, और फॉर गुड नॉलेज वन सेशन मे बी गुड, बट वन सेशन और गुड नॉलेज इज नॉट इनफ, बी श्योर। हम हमेशा आप लोगों को ये बताते हैं और ये रिमाइंड कराते हैं, नॉलेज इज ओनली पार्शियल डेवलपमेंट, नॉलेज इज नॉट कंप्लीट डेवलपमेंट, नॉलेज इज ओनली पार्शियल डेवलपमेंट। आज आपने सीवी के बारे में बहुत कुछ जाना माशाल्लाह, और आज बहुत अच्छा महसूस भी कर रहे होंगे, उम्मीद है ऐसा। लेकिन अभी ये स्किल्स सीखना अभी आपका टास्क है। उसके लिए हम लोग DPMI के साथ मिलकर के जो नेक्स्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस ट्रेनिंग का टाइटल क्या है, योर करियर कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी। तो उसमें ये इश्यूज हैं जिसको हम लोगों ने नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम जो डेवलप हम लोग करने वाले हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर करियर, ये इंटरव्यू से पहले का है कि अपने करियर के लिए तैयार कैसे करें अपने आप को। उसके बाद इफेक्टिव CV राइटिंग और जॉब एप्लीकेशन राइटिंग, हाउ टू सर्च जॉब्स, जॉब ढूंढें कैसे और जॉब में अप्लाई कैसे करें। उसके बाद विनिंग इंटरव्यू स्किल्स, इंटरव्यू कैसे जीतें, इंटरव्यू कैसे दें नहीं, इंटरव्यू कैसे जीतें। उसके बाद सैलरी नेगोशिएशन, फिर जॉब ऑफर लेटर, जॉब ऑफर लेटर क्या होता है, कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी और होनी चाहिए। अब उसके बाद जब आप कंपनी में आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है और आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, तो ज्वाइनिंग कैसे किया जाता है, उस वक्त क्या होगा, ज्वाइनिंग में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, आपके कंडक्ट क्या होंगे। उसके बाद आप इंडक्शन में जाएंगे, तो इंडक्शन क्या चीज है, इंडक्शन में आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। फिर हो सकता है कि जॉब ट्रेनिंग हो या ना हो, अगर ना होगी तब आपके लिए ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो फिर उस वक्त क्या करना चाहिए, और अगर हो रही है तो भी आपकी जिम्मेदारी काफी है, उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, और आपका सक्सेसफुल बिहेवियर क्या, सक्सेसफुल ट्रेनी बिहेवियर क्या होना चाहिए। उसके बाद इनिशियल सक्सेसफुल एम्प्लॉय बिहेवियर, एम्प्लॉय बिहेवियर जब आप कंपनी में गए हैं तो व्हाट शुड बी योर बिहेवियर, योर कंडक्ट,
और अगले पेज में हाईलाइट देखिए, और क्या है, जब आपने कंपनी में ज्वाइन कर लिया है तो अब अगला टास्क क्या, कंपनी में इंटरव्यू सक्सेस हो जाना, आपकी सक्सेस हो गई। इंटरव्यू सक्सेस इज ओनली पार्शल, दैट इज नॉट कंप्लीट जॉब, दैट इज नॉट जॉब सक्सेस। अब अगली रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी सैलरी कंफर्म हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे कैंडिडेट की तरह सैलरी रुक जाए, सैलरी कट जाए, ये नहीं होना चाहिए। सैलरी कंफर्मेशन आपका इशू है। उसके बाद और क्या इश्यूज है, और क्या क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, कल्चर क्या है, हमको क्या करना चाहिए, व्हाट योर कंपनी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रही है, सक्सेसफुल एम्प्लॉय बिहेवियर क्या होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या चीज है, कंपनी हमारे परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेगी, क्या कंपनी हमारे परफॉर्मेंस को देख रही है। फिर सैलरी, मेरी सैलरी का इंक्रीमेंट कैसा, सैलरी कैसे बढ़ेगी, सैलरी प्लस इंसेंटिव कैसे आएगा, प्रोबेशन पीरियड हम सक्सेसफुल कैसे गुजारेंगे, मेरा जॉब कैसे कंफर्म होगा, और पहला प्रमोशन मेरा हमको कैसे मिलेगा। क्या प्रमोशन सबको मिलना है? प्रमोशन आप किसी एक को मिलेगा, isn't it? तो प्रमोशन आपको कैसे मिल जाए, तो हाउ टू गेट योर फर्स्ट प्रमोशन एंड हाउ यू कैन गेट करियर ग्रोथ। तो यही हाईलाइट्स हैं हमारी अगली ट्रेनिंग के, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोग मिलकर करने वाले हैं। उसकी एक फीस भी होगी, नॉमिनल फीस होगी। हो सकता है कि 14-15 दिन की ये ट्रेनिंग होगी इंटेंसिव इंशाल्लाह। उम्मीद है आपने आज की ट्रेनिंग सीवी से फायदा उठाया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। यस सर, इनायत कुछ पूछना चाह रहे थे सर, 1 मिनट सर, अलाउ कर दो। यस इनायत, यू मे आस्क क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा ये क्वेश्चन है सर कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कितनी एक्टिविटी हम डाल सकते हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कितनी एक्टिविटी हम डाल सकते हैं? किसी के पास 20 है, 30 एक्टिविटी उसने करी हुई है, वर्कशॉप करे हुए है उसने ज्यादा, तो कितनी तक डालनी चाहिए जो बेहतर हो? देखिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में, इस लफ्ज के बारे में हम एक बात कहना चाहते हैं जी। प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए के सामने ये लफ्ज जरूर आता है। हम ये कहना चाहेंगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की जगह पे आप उसको सेट ऑफ स्किल्स बनाइए। और हम जहां जहां एजुकेशन सिस्टम पे सजेशन देते हैं, हम ये कहते हैं कि देयर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के कंपोनेंट्स आमतौर पे जो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, दे शुड बी पार्ट ऑफ करिकुलम, दे शुड नॉट बी एक्स्ट्रा करिकुलर, दे शुड बी पार्ट ऑफ करिकुलम। ये हमारा सजेशन। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने ये पूछा है कि 30 एक्टिविटीज हैं, तो उसमें से हम कैसे क्या करें। तो उसको ऐसे नहीं करिए कि एक हेडिंग बनाया और 30 एक्टिविटीज, उसमें ये पता नहीं चलेगा कि आपने किया क्या है जी। तो आप उसमें कैटेगराइज कीजिए। जैसे अगर आपने मैनेजमेंट का वर्कशॉप किया है तो मैनेजमेंट वर्कशॉप कीजिए। अब मैनेजमेंट वर्कशॉप में एचआरएम का है तो एचआरएम का कीजिए, लेकिन आप जॉब को देख लीजिए, जिसकी जरूरत है उसको आगे करेंगे। मार्केटिंग का तो मार्केटिंग का कीजिए, सेल्स का है तो सेल्स का कीजिए, जो भी स्पेशलाइज है वो कीजिए। अब उसके अलावा आपकी कैटेगरी में, जैसे आपने मान लिया कि प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज भी किए हैं जी, तो ऑर्गेनाइज किया है तो आपके अंदर इवेंट मैनेजमेंट के स्किल्स हैं, तो उसको इवेंट मैनेजमेंट में कीजिए, इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स। उसके अलावा मान लिया कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे रिसर्च पे आप गए होंगे, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में आप गए होंगे और टीम मेंबर होंगे या टीम लीडर होंगे, और अगर टीम लीडर होंगे और टीम मेंबर होंगे तो फिर टीम मैनेजमेंट स्किल्स, टीम लीडरशिप स्किल्स, टीम हैंडलिंग स्किल्स। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर से जो प्रोफेशनल स्किल्स निकलेंगे उसको कैटेगराइज कीजिए। और अगर आप लोगों को जरूरत पड़े तो यू कैन कॉन्टैक्ट में, हम उसमें थोड़ी बहुत शायद हेल्प कर पाए, थोड़ा बहुत वक्त दे पाए। कोई और सवाल? एक और क्वेश्चन है सर कि हम ट्रेनिंग अगर करी है तो सिर्फ आपको ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग कहाँ करी है, किस डेट से किस डेट करी है, या फिर पूरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखनी है आपको? नहीं, ट्रेनिंग अगर कहीं किया है ना तो ट्रेनिंग में ट्रेनिंग का टाइटल भी देंगे, कहाँ से किया वो भी देंगे और टाइम भी देंगे जी। और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे या नहीं? हाँ, देखिए, लर्निंग आउटकम खासतौर पर लिखना जरूरी उस वक्त ज्यादा जरूरी है जब आपको ये लगता है कि हमने वहां से वो चीज सीखी है जिस चीज को हमको यहाँ पे अभी इंटरव्यू में इस्तेमाल करना है और कंपनी में इस्तेमाल करना है। तो खास तौर पे उसको लिखिए। लेकिन मान लिया कि अगर आपको लग नहीं रहा है कि हम इसको कोई बहुत ज्यादा इससे फायदा उठा पाएंगे अभी इंटरव्यू में,
तो जी फिर आपने लिखा चाहे नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ओके ठीक है एनी सर। अदर क्वेश्चन? नो सर। और कैरियर पे आप बोल रहे थे कि कैरियर गाइडेंस पे आप एक लेक्चर लेंगे, तो वो शेड्यूल्ड है या फिर अभी वक्त लगेगा? नहीं, कल हम लोग इंशाल्लाह, कल शायद कल इंटरव्यू का है या फिर करियर का ही है, हम शेड्यूल देख लेंगे, शेड्यूल हम लोगों का क्या है, ओके तो हम उसमें एक लेक्चर लेंगे। लेकिन अगर हमको ये लगता है कि चूंकि 1 घंटा काफ़ी नहीं होता है, अभी खुद ही मेरे ख्याल से डॉक्टर इफ़त आ गई होंगी और उनका वक्त हो चुका है, जी तो मेरे ख्याल से अगर एक सेशन कंप्लीट नहीं होगा तो ऐसे भी हम लोग एक ट्रेनिंग, अभी जो हमने आपको बताया कि जी एक ट्रेनिंग हम लोग ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुके हैं इंटरेस्टेड जी स्टूडेंट के लिए, तो जी उसमें हम लोग डिटेल ट्रेनिंग देंगे। तो अच्छा बहरहाल कल कल या परसों एक एक लेक्चर है और उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि जो कंसेप्ट है, जो स्टूडेंट के और जॉब एप्लीकेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहां जहां से स्टूडेंट गुजरेगा और जिस जिस कंपोनेंट का उसको सामना करना पड़ेगा, तो उन मेजर चीजों को हम एक ही सेशन में कंफर्म इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कवर कर लें। ठीक है एक सर। सेशन हम देंगे, जरूर देंगे सबको, यस सर। यानी कि एक सेशन देंगे, आप सब लोग अटेंड करेंगे उसको। जी ठीक। एनी अदर क्वेश्चन? एनीबडी हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? और किन्हीं को कोई सवाल करना हो सर से तो हैंड रेस कर सकते हैं। आज पता नहीं ये जूम एप्लीकेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है, या मेरा फोन ठीक से काम नहीं कर रहा है, या इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, सिर्फ आवाज जा रही है और बाकी हम ना वीडियो ऑन कर पा रहे हैं, ना बाकी कोई और इंफॉर्मेशन जैसे पार्टिसिपेंट्स को भी नहीं देख पा रहे हैं, और आप लोगों की कोई जो हैंड रेस करने की इंफॉर्मेशन आती तो वो कुछ नहीं आ रही, सिर्फ आवाज हम सुन रहे हैं आपकी और हमारी आवाज जा रही है आपके पास। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कई वजूहत हैं, इंटरनेट का तो दखल है ही है, साथ में जी एक बैग जूम पे बहुत ज्यादा लोड पड़ गया है, हर जी किसी ने जी जूम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आफ्टर ऑल चाइना का प्रोडक्ट है, आईटी जी मतलब जो सेक्टर है इंडियन लीड्स करते हैं, लेकिन इंडियन के पास कोई भी ऑनलाइन सॉल्यूशन नहीं है ना। ये अफसोस की बात है। जो भी हाँ, ये अफसोस की बात है, और नवाचार है, एक जमाना था जब दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर हिंदुस्तान था 1990 के दशक में। अभी भी आईटी में हम लोग तो देख रहे हैं पूरे, मतलब जहां भी कहीं बात करें, कहने को जी यूएस की कंपनी है, लेकिन वहां पे कोर जो डेवलपमेंट में बैठे हुए लोग हैं या काम कर रहे हैं इंडियंस है ना, इंडियंस है। जी लेकिन कोई भी हमारा जो है ना वेबएक्स जो है, जो भी लीडिंग 3-4 सॉफ्टवेयर है, वो सारे जी जी यूएस के हैं, और इवन जूम भी यूएस का, लेकिन चाइना में उसके सर्वर्स है। तो जी कई जी चीजें हैं, एक बैग लोड पड़ गया है, और सारे स्कूल सारे कॉलेज जो भी थोड़ा सिंसियर है और चाह रहे हैं इसका इस्तेमाल करना, जी कॉमर्शियली या नॉन कॉमर्शियली, वो ये कर रहे हैं। इवन इंडियन गवर्नमेंट ने इस्तेमाल करना शुरू किया है ना। जी और जी वो स्टेट वाइज या सेंटर से जैसे भी है वो मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, है ना, इस लॉकडाउन में। जी तो कई वजूहत हैं। आपका जो मुझे दिखा रहा है वो नेटवर्क वीक दिखा रहा है, ठीक है। जी हाँ, नेटवर्क की तो प्रॉब्लम हो सकती है। जी, तो लोग ज्यादा एक्चुअली ये शेयर्ड सर्विसेज होती है जो मोबाइल पे या दूसरे पे लेते हैं, तो जब उस एरिया में जी ज्यादा लोग यूज करते हैं तो बैंडविड्थ वैसे ही शेयर हो जाता है। जी ये तो फैक्टर्स है ना। एनीवे खैर, इट वाज क्वाइट क्लियर, और बहुत जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली हमारे स्टाफ भी अटेंड कर रहे हैं। अब उन्हें जी एहसास हो रहा हो कि वो जो अपनी सीवी हमें दिए थे, किसी न किसी जरिए से इवैल्यूएशन के बाद लोकल टीम से हम तक आई थी, तो किस जी लेवल पे था उनका, है ना। इट वाज मतलब ये कि बेसिक वो अब जैसे इतना नंबर ले आया, ये ले आया, वो ले आया, वी आर लिस्ट बॉदर, है ना। जी फील्ड की बात ही नहीं लिख रहे हैं, आप अपनी मार्केटिंग ही नहीं कर रहे हैं, आप अपने स्किल की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी, और यही होता है। इवन जो हम अपने फील्ड के बच्चों को अभी भी मतलब कि कंसल्टेंसी देते हैं, जी तो पेरेंट्स अप्रोच करते हैं या खुद लड़के अप्रोच करते हैं, भैया हमें जॉब चाहिए या ये है, तो सबसे पहले मैं सीवी मंगा के देखता हूँ। अब जी देखते हैं खाली होता है, इवन उन्होंने कोई जो प्रोजेक्ट्स किए होते हैं या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है वो भी नहीं डालते हैं। जो हम जी लोगों ने जी अभी किया है पैरामेडिकल के केस में, कि बच्चों को 6-6 महीना मतलब ये करते हैं, इंकरेज करते जी हैं, कुछ करते हैं। जैसे इस बार यहाँ से लेके दरभंगा से लेके हम लोगों ने दिल्ली और हैदराबाद हर जगह पे मतलब ये किया, उन्होंने डिप्लॉय किया। तो माशाल्लाह। जी, जो ये है आपका
कैंपस का जो नॉलेज है या बुक का जो नॉलेज है और इंडस्ट्रियल नॉलेज या एक्सपीरियंस, दोनों टोटली डिफरेंट है ना? तो जी बिल्कुल। दोनों टोटली और जब तक के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं कराया जाएगा, स्टूडेंट को एक्सपोजर, उसको महसूस नहीं हो पाएगा कि हमने जो सीखा है वो उसको हम करें कैसे। इज अ फोर्थ स्किल, राइटिंग स्किल। तो ये चारों स्किल जो लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं वो चारों ही इम्पोर्टेंट हैं, राइट? एक चीज़ मैं यहाँ पे इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो लिसनिंग स्किल्स हैं ये लैंग्वेज स्किल्स हैं, ठीक है? अगर हम लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, तो हमें ये चारों स्किल्स की ज़रूरत है, राइट? ना कि सिर्फ एक स्किल के हम सिर्फ स्पीकिंग पे फोकस करें या फिर हम लिसनिंग पे फोकस करें, ओके या फिर हम लिसनिंग पे फोकस करें या रीडिंग पे और राइटिंग पे। नो, ऑल फोर स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। चारों स्किल की हमें ज़रूरत है। जैसा कि कल एक हमारे लर्नर ने एक पॉइंट आउट किया था कि ये जो फार्मूला है, उन्होंने इसको फार्मूला का नाम दिया था कि LSRW, जो यानी लैंग्वेज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। सो आई मीन आप सबके लिए वो है कि ये कोई फार्मूला नहीं है, राइट? These all are skills. ये कोई फार्मूला नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक रीजन के लिए नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं है और नहीं स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए। कि अगर कोई लैंग्वेज कोर्सेज ले रहा है, यानी कोई ग्रेजुएशन कर रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं, इट इज़ फॉर ऑल जो कि कोई भी लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, उनके लिए ये चारों स्किल्स इम्पोर्टेंट हैं। कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जहाँ पे उनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ बोलने की। सो दे नीड टू इम्प्रूव लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज, यानी हाउ टू स्पीक प्रोफिशिएंटली, हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली। वहाँ पे सिर्फ उनको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? लेकिन अगर वो राइटिंग पे भी फोकस, और स्पेशली अगर वो लैंग्वेज पे फोकस कर रहे हैं कि हमको लैंग्वेज इंप्रूव करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करनी है, तो राइटिंग इम्पोर्टेंट है तब जब उनको उनके प्रोफेशन में उनकी ज़रूरत है और उनको पेन उठाने की ज़रूरत पड़े, कहीं भी एक सेंटेंस के लिए भी सही होता है। बिल्कुल, बहुत सारे जॉब हैं, चाहे वो आप जूनियर लेवल पे हो, सीनियर लेवल पे हो या फिर किसी में, आपको एटलीस्ट रिपोर्ट तो ज़रूर लिखनी होती है, राइट? सो आप रिपोर्ट लिखने भी आप कभी कंफ्यूज होते हैं, आप किसी और से रिक्वेस्ट, एक एप्लीकेशन लिखने के लिए आप किसी रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ राइट दिस इन इंग्लिश। तो इसके लिए हमें राइटिंग की बहुत ज़रूरत है। अब जब आप स्टूडेंट हैं अभी, आपको चाहे वो कोई भी कोर्स हो, आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश कोर्स नहीं ले रहे, कोई भी कोर्स हो, चाहे साइंस का हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आर्ट्स हो, कोई भी एरिया हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको एग्जाम में इंग्लिश में जब लिखना है तो आपको यहाँ पे भी राइटिंग की ज़रूरत है, ठीक है? अगर आपने कोई पैराग्राफ रट लिया है तो ठीक है, लेकिन कितना रटेंगे आप? पूरा रट लेंगे इज फाइन, लेकिन स्टिल यू नीड टू राइट। अगर आप एक पार्ट भी भूल जाते हैं, देन यू नीड टू राइट इट फॉर योरसेल्फ ऑन योर ओन। तो हमें राइटिंग की भी ज़रूरत है, रीडिंग की भी, लिसनिंग की भी, स्पीकिंग की भी। अब एक लेवल में है अगर कि पहले हम लिसनिंग करेंगे, देन वी आर एबल टू स्पीक। हम पढ़ेंगे तभी हमारी नॉलेज होगी और उस नॉलेज को, उस आइडिया को हम राइटिंग में लाएंगे। इसलिए ऑल फोर स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एनी लैंग्वेज लर्नर, ठीक है? हम हर प्रोफेशन में हमें लिखने की भी ज़रूरत पड़ती है, बोलने के साथ साथ, चाहे वो छोटा सा रिपोर्ट हो या बड़ा सा हो, या कोई ऐसे हो या रिसर्च पेपर हो या एप्लीकेशन हो, कोई रिक्वेस्ट हो, ईमेल हो, कुछ भी है, हमें तो लिखने की कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है, राइट? और हमें जब हम लिखते हैं तो इससे हमारी जो है, हमारा इंप्रेशन भी पड़ता है कि भाई आपने कैसा लिखा है, राइट? योर राइटिंग प्रूव्स योर पर्सनालिटी ऑल्सो। सो हमें राइटिंग पे भी फोकस करना है, ये ना कि सिर्फ हमें बाकी स्किल्स पे कि हमने सिर्फ स्पीकिंग करनी है। और स्पीकिंग के साथ साथ मोस्टली, ठीक है, राइटिंग पे भी कुछ लोग फोकस करते हैं और स्पीकिंग पे भी। हमें स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है, हमें लिखना नहीं आता इंग्लिश, हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ये जो बाकी दो है ना, रिसेप्टिव स्किल, ये रिसेप्टिव जो है लिसनिंग और रीडिंग, ये इसको इग्नोर करते हैं। बल्कि यही दो चीज़ें हैं जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद ही जो है ना आपका रिजल्ट स्पीकिंग में आएगा और राइटिंग में आएगा। विदाउट रीडिंग एनीथिंग और विदाउट लिसनिंग एनीथिंग, you don't get more idea about the language. जिस लैंग्वेज को आप लर्न कर रहे हैं, उसके लिए हमें उस लैंग्वेज को सुनना है और उस लैंग्वेज को पढ़ना है,
तभी हमारा रिजल्ट आएगा उस लैंग्वेज में, बोलते वक्त या राइटिंग करना, राइट? सो वी नीड टू फोकस टुडे ऑन राइटिंग स्किल। सबसे पहले हम ये है कि व्हाई डू वी नीड टू इम्प्रूव आवर राइटिंग स्किल। अब अगर हम राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना भी चाहें तो क्यों करना चाहते हैं, क्यों फोकस करना चाहते हैं इस पे, किस लिए हमें यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है हमें यहाँ पे, I mean, हम क्यों लर्निंग कर रहे हैं राइटिंग स्किल। इट इज़ अ प्रोडक्टिव स्किल, यानी इट इज़ योर रिजल्ट ऑफ व्हाट यू हैव रेड, what you want to say, what you know, what knowledge you have gained, यानी आपने क्या क्या नॉलेज हासिल की है उसको दूसरों तक पहुंचाने में, and as a result you need to express your ideas। आपको अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने हैं। सपोज कुछ लोग जो हैं वो स्पीकिंग में सही नहीं है, यानी स्पीकिंग इतनी अच्छी नहीं, बट दे आर गुड इन राइटिंग। तो वो क्या करते हैं, वो अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को और अपनी नॉलेज को वो राइटिंग में एक्सप्रेस करते हैं, राइट? और वो ये नहीं कि सिर्फ राइटिंग में एक्सप्रेस करने के बाद या लिखने के बाद वो सिर्फ आपके शेल्फ में पड़ी हुई है। यू कैन पब्लिश एंड पीपल कैन रीड इट, वो दूसरों तक आपका मैसेज पहुंच जाएगा। It gives us ability to communicate effectively। हम राइटिंग के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। When you send the email, if it is effective, you give a good impression, right? आपने अपने ईमेल में क्या क्या वर्ड्स का यूज किया है, किस किस वर्ड्स का यूज किया है और क्या क्या आइडियाज आपने यूज किए हैं और कैसे अपने आप को एक्सप्रेस किया है, आई मीन लिमिटेड वर्ड्स में आपने कैसे सारी बातें बोल दी हैं, तो इट इज रियली इफेक्टिव कम्युनिकेशन। राइटिंग गोज बियॉन्ड स्कूल पर्पस। सिर्फ स्कूल में ही लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप आई मीन कॉलेज पर्पस में भी, स्कूल में भी, उसके बाद भी आपको बिजनेस में रिपोर्टिंग करनी है या फिर कुछ रिसर्च तैयार करना है, तो इसमें भी आपको राइटिंग की जरूरत है। इफ यू वांट सक्सेस इन योर फ्यूचर, आई मीन इन योर फील्ड, आप आगे और बढ़ना चाहते हैं, आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं या फिर सीनियर पोजीशन से, सॉरी जूनियर पोजीशन से सीनियर पोजीशन पे जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको राइटिंग की जरूरत पड़ेगी, right? So you cannot ignore this skill, that is not important। I just want to be fluent in speaking and that's enough। आप फ्लुएंट हो सकते हैं किसी से बात करने के लिए, लेकिन जब आपकी जो रिपोर्ट है, आपका जो रिसर्च है या फिर आपकी जो राइटिंग है या फिर जो आर्टिकल्स हैं या फिर आपको अगर कहा जाए कुछ लिखने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस देखने के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे, you need how to write, I mean you need to know how to write। Okay, good writing skills allow you to communicate your message with clarity। जब आप बोलते हैं तो आप बहुत सारे फिलर वर्ड्स यूज करते हैं और बहुत सारे पॉजेस आई मीन हो जाते हैं आपकी बातों में, आपकी जो कम्युनिकेशन में, या फिर आपके जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन जो आप लिखते हैं तो आपको कोई वॉच नहीं कर रहा है। यू डोंट हैव एनी हेजिटेशन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कॉन्फिडेंस कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बोल नहीं पाता। यू कैन राइट, यू आर रिलैक्स्ड। अब आप उसमें बहुत अच्छे वर्ड यूज करेंगे, राइट? बहुत आई मीन टू द पॉइंट वर्ड्स यूज करेंगे, एक्यूरेट वर्ड्स, तो ये बहुत क्लैरिटी भी आती है राइटिंग से। Okay? Good writing skills open doors for many junior employees to be considered for senior position। आपका प्रमोशन भी इससे हो सकता है, आपके परफॉर्मेंस से, राइटिंग परफॉर्मेंस से। Increase your knowledge, creativity and imagination। आप जितना लिखते हैं आपकी जो इमेजिनेशन पावर है वो और फ्लो होती है, राइट? बहुत दूर तक जाती है, आपकी क्रिएटिविटी इसके अंदर आती है। यू क्रिएट मोर एंड मोर आर्टिकल्स, बहुत सारे आइडियाज आपके आते रहते हैं और आप लिखते रहते हैं फ्लो में। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल। ये आपकी पर्सनालिटी भी शो करता है, हाउ यू राइट एंड व्हाट यू राइट, ठीक है? सो इसके लिए अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, इफ यू हैव अ गुड राइटिंग स्किल, देन इट शोज योर पर्सनालिटी, it put a good impression, okay? You can be more influential by demonstrating your You can be more influential by demonstrating your intelligence by writing। आप यहाँ पे अपना इंटेलिजेंस भी शो कर रहे हैं, यानी हाउ इंटेलेक्चुअल यू आर, आपके आइडियाज कहाँ तक जाते हैं और कितनी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, राइट? आप कितना अच्छा सोचते हैं, ये भी डिमॉन्स्ट्रेट करता है, ये भी शो करता है कि आपके आइडियाज क्या हैं, आप कितना अच्छा सोचते हैं और आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपने जो भी सोचा आपने उसको लिख लिया, और कैसे लिखा, किस वर्ड्स का यूज़ किया और सेंटेंसेस कैसे यूज़ किए, या फिर आपकी राइटिंग है करेक्ट है या नहीं है, क्लैरिटी है या नहीं है वर्ड्स में, तो इट ऑल शोज योर इम्प्रेशन, यानी इट ऑल शोज योर पर्सनालिटी। राइटिंग फॉर स्टडी, बट राइट नाउ we most of us focus on
the exam answer, यानी the answer you write in your exams. In the beginning, एक दो स्टूडेंट्स ने पॉइंट आउट किया था कि हमें इंग्लिश में लिखना होता है आंसर, तो हम उसको कैसे लिखें, बहुत डिफ़िकल्टी होती है आंसर लिखने में। तो वो उस वक्त ठीक है, वो इस इंटेंशन से भी उन्होंने ज्वाइन किया होगा कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है। कुछ लोगों ने इंग्लिश ये कोर्स ज्वाइन किया है कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव करनी है बोलने में, यानी स्पोकन लैंग्वेज, राइट। तो ये लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है, तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। आपको लिखना भी है, बोलना भी है, सुनना भी है और पढ़ना भी है। तभी आपके अगर एग्जाम के लिए भी अगर आप लिख रहे हैं, अगर आप एग्जाम के लिए भी लिख रहे हैं, देन यू ऑल्सो नीड द व्हाट हैपेंड, sorry, I think am I audible? Yes, ma'am. But can you see the slides? But ma'am, it's not highlighted. Okay, fine, just a minute. Okay, fine. I will keep it as it is. If you want it as a full screen, okay, fine. This is okay. Okay, so we were talking about why we need the writing skill. हमें writing skill की क्यों ज़रूरत है? क्यों नहीं हम सिर्फ speaking language पे बात करें, I mean speaking skill पे बात करें, ठीक है? लेकिन यहाँ जहाँ पे आप बोल नहीं सकते, आपके सामने जो भी है, I mean जिससे आप बात करना चाहते हैं, the person you want to communicate in your job, in your profession, in your business, they are not in front of you, right? आपके सामने face to face नहीं है, तो आप क्या करेंगे? टेलीफोन करेंगे, राइट? टेलीफोन भी आपको पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको एक्सेस नहीं है, देन यू नीड टू राइट। यहाँ पे आप परेशान हो जाएंगे, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्टार्ट। इसके लिए आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। सो इट्स ऑल्सो नीडेड इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ, ओके? टू राइट, अब हम लिखने के लिए हमें कैसे स्टार्ट करें या क्या करें, हमें क्या चाहिए? टू राइट यू नीड योर वोकैबुलरी, lots of words, different types of words, okay, with different meaning, with the same meaning, different words with the same meaning, or I mean opposite meanings, बहुत सारे, या एक word है या उसके past tense क्या होगा, इसका superlative क्या होगा, इसका comparative क्या होगा, इसके साथ कौन सा preposition आएगा. So these all you need. How to make a compound sentence, दो sentence को कैसे एक sentence बनना है, how to make a longer sentence. So this is also important and you need vocabulary for that. Okay, because you cannot repeat एक word को आप बार बार repeat नहीं कर सकते एक paragraph में या एक इसमें, तो it looks very awkward. So just to avoid this, you need more and more words to explain yourself what you want to say. Spelling is also important. अब यहाँ पे अगर कोई word है, suppose आपने कोई word सुना है, you just did the listening only. आपने वो सिर्फ listening की है, बहुत ज़्यादा listening की है, it's really good for you. आपने कोई word सुना है, but you don't know what is the spelling, because when you start writing you need the correct spelling, right? अगर आप type कर रहे हैं तो if you have any application कि वो auto correct करता है then it's good, लेकिन अगर कहीं पे अगर आपको पेपर पे लिखना है तो आपको स्पेलिंग की ज़रूरत है, और आप क्या करेंगे? then you need to read more and more. इसके लिए आपको फिर आप डिक्शनरी में जाएंगे, आप स्पेलिंग देखेंगे अगर आपने पहले से लर्न नहीं किया है, और ये स्पेलिंग हम लर्न करते हैं by reading, looking at the word. क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं तो उस वर्ड पे हम बार बार देखते हैं, ये वर्ड है, ये नया वर्ड है, ये किस तरह लिखा हुआ है, इसके पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, कौन सा वर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, कहाँ पे यूज होगा. तो ये चीज़ हम बहुत गौर से करते हैं जब हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं. क्योंकि हमने रीडिंग में डे बिफोर यस्टरडे हमने जब रीडिंग स्किल डिस्कस कर रहे थे जब हम, तो हमने इस पर कहा था कि टाइप्स ऑफ रीडिंग, हम कैसी रीडिंग करते हैं. कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दिस इज एक्सटेंसिव, बस सब पे आई मीन जैसे स्कैनिंग एंड स्किमिंग के भाई बस ऊपर ऊपर हेडलाइंस देखते हैं, कोई मेन पॉइंट्स है वो देखते हैं बस, राइट. इंटेंसिव स्टडी करते हैं, इंटेंसिव रीडिंग करते हैं तो हम हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, एक एक वर्ड पे, एक एक फ्रेजेस पे हाईलाइट करते हैं, मार्क करते हैं, उसकी मीनिंग पता करते हैं.
दिस इज इंटेंसिव। और तभी आप जो है ना उसकी जो करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स जो है, जो स्पेलिंग है या फिर ग्रामर है, वो सब आप और से पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कहाँ पे कैसे यूज करना है, राइट। तो करेक्ट स्पेलिंग की भी हमें ज़रूरत है, तो इसके लिए हमें रीडिंग की भी ज़रूरत है। तो इस तरह से हर स्किल एक दूसरे से रिलेटेड है। पंक्चुएशन, फुल स्टॉप तो पता है कि भाई फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, लेकिन ये भी समझ में नहीं आता ये सेंटेंस खत्म हुआ है या नहीं, और फिर हम और सेंटेंस जोड़ते चले जा रहे हैं उसके अंदर, जबकि हमारा आइडिया जो है एक पॉइंट सॉरी वो ख़त्म हो चुका है, एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो हम उसको अलग से हम लिखना चाहिए हमें, लेकिन हमने उसको जोड़ दिया, तो जब मीनिंग जो है ना इसका बदल गया, राइट। क्योंकि एक बात हमने कंप्लीट कर दी, हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया और फिर हमने एंड करके जोड़ दिया, वो एंड जो है वो कुछ और है, तो इससे भी आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। So you need to write a correct sentence. तो उसके लिए हमें पंक्चुएशन भी कहाँ पे यूज करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या है, फुल स्टॉप तो पता है कि एंड ऑफ द सेंटेंस, लेकिन एंड कहाँ पे है, we have to find out, right? And we have to think about it. We have to be very careful about this. कॉमा है, कॉमा इज लिटिल बिट डिफिकल्ट बिकॉज कहाँ पे कॉमा की ज़रूरत है वहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं, जहाँ पे नहीं ज़रूरत है वहाँ पे लगा देते हैं, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम नहीं लगाते, ऐसा होता है कॉमा के साथ। ओके, सो हमें कॉमा कहाँ पे यूज़ करना है, कॉलन, सेमी कॉलन या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे यूज़ करना है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज द इंटेंशन ऑफ द सेंटेंस। यानी आपका जो सेंटेंस क्या है वो शो करता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, राइट। And spelling is important. Read intensively and extensively, both. Extensively to get more and more ideas. जितना डीपली पढ़ेंगे, इंटेंसिवली पढ़ेंगे, तो आप सारा दिन एक ही पैराग्राफ में लग जाएंगे, राइट, एक ही पेज में। एक्सटेंसिवली आपने बहुत सारे पेजेस टर्न कर लिए, बहुत सारे पेजेस स्कैन कर लिए आपने, और बहुत सारे बुक्स भी स्कैन कर लिए आपने 1 घंटे में, 2 घंटे में लाइब्रेरी जाके, तो आपके पास थोड़े ज़्यादा आइडियाज़ आ गए, आपने नॉलेज भी ज़्यादा हासिल कर लिए, तो आप उसको आप लिखने में ला सकते हैं, लेकिन इंटेंसिवली फॉर करेक्ट ग्रामर। ग्रामर की हमें यहाँ पे ज़रूरत है। हमने ग्रामर को रूल आउट किया था इन स्पीकिंग, ताकि हमारी फ्लुएंसी रुके नहीं, हम फ्लुएंट रहें बोलने में। अगर हम ग्रामर के बारे में सोचेंगे या फिर सामने वाले ने टोक दिया, रुको रुको तुम गलत हो, यहाँ पे सेंटेंस, यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए, फिर आपकी फ्लुएंसी रुक जाती है, ठीक है। किसी का उस वक्त मॉनिटर भी करना है अगर, तो एट द एंड यू आस्क फॉर फीडबैक, or they are supposed to give you the feedback at the end, but not in between the speaking, ठीक है, ताकि आपकी फ्लुएंसी जो है आप रुके नहीं बीच में सोचने से, या बीच में बोलने से, या बीच में किसी को टोकने से, या बीच में आपको कुछ ख्याल आ गया कहीं गलत तो नहीं, तो इससे भी फ्लुएंसी रुक जाती है। लेकिन हमें ग्रामर की ज़रूरत है राइटिंग में। Improve your grammar and learn punctuations and then start writing. आप लिखना शुरू करें, कहीं से भी लिखना शुरू करें, ठीक है। So pick up a pen now and start writing. But before you start writing, let's discuss some more issues. Writing effectively. How to make your writing effective? अब आपने लिखना शुरू कर दिया है, लिखना शुरू करेंगे, बट उसको अगर आपने कुछ लिख भी लिया है तो उसको effectively कैसे बनाएं? Okay, लिखना is there are some good writing, there are some bad writing. Bad writing means not bad handwriting. We don't mean that. उससे bad writing से क्या मतलब है कि आपकी writing senseless है, right? Senseless है, इसमें कोई meaning express नहीं कर पा रहा है। कभी ऐसा होता है कि आप एग्जाम में भी 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज लिख लेते हैं, लेकिन आपके सेंटेंसेस ऐसे हैं, कुछ कभी मोस्टली रेपिटेशंस हैं, तो इससे क्या होता है कि वो आंसर भी सेंसलेस होता है। यू डोंट गेट द फुल मार्क्स फॉर दैट। हमारी स्टूडेंट्स भी बोलती हैं कि टीचर मैंने 1 पैराग्राफ लिखा, तुमने मुझे 0 दिया। मैंने कहा सारा पैराग्राफ सेंसलेस था, कोई मीनिंग ही नहीं थी उसके अंदर, राइट? सारे सेंटेंसेस गलत थे। तो ये मेक श्योर व्हाट यू आर राइटिंग, लिख तो रहे आप, लेकिन ये देखें कि आप उसको इफेक्टिव बना रहे हैं या नहीं, या फिर आप उसको सही से लिख पा रहे हैं या नहीं, या अपने जो आइडियाज हैं उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि लिखने के बाद जब आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा कि ये क्या है, मैंने क्या लिखा है। मेक श्योर यू आर क्लियर ऑन द कंसेप्ट यू आर राइटिंग अबाउट। जो आइडियाज हैं आप उस पर स्टिक है कि नहीं, यानी आप उसी पे जुड़े हुए हैं या नहीं, या आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, आपने आइडियाज टू आइडियाज जोड़ना शुरू कर दिया, कहाँ से कहाँ पहुंच गए।
नो, जो आपसे सवाल पूछा गया है आप उसी को डिस्क्राइब करें, या कोई कंसेप्ट है, कोई आइडिया है, आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो आप उसी से जुड़े रहें, उसी आइडिया से। ओके, इफ द मैसेज इज कॉम्प्लेक्स आउटलाइन इट। आप कोई सिंपल आइडिया, कोई एक आइडिया है तो ठीक है, आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया सिंपली। अगर कोई मैसेज या कोई आइडिया या कोई कंसेप्ट बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी इसमें बहुत सारे टाइप्स भी हैं, काइंड्स भी हैं, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं और कुछ एनालिसिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको एक आउटलाइन बनाएं। आउटलाइन मीन्स पॉइंट्स लिखें उसके कि किसके बाद क्या एक्सप्लेन करना है। Then you start writing and expand your outline. आप जो आउटलाइन लिखा है, आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं, अब आप उसको फैलाएं, यानी एक्सपैंड करें, उसको डिफरेंट सेंटेंसेस में उसको एक्सप्रेस करें। एंटिसिपेट योर रीडर्स क्वेश्चंस। ठीक है, अब अगर लिखना शुरू कर रहे हैं तो आप कभी भी रीडर्स कौन है ये पहले एंटिसिपेट करें, मतलब गेस करें कि कौन हो सकता है ये हमारा रीडर। बच्चे हमारे आर्टिकल पढ़ेंगे, अगर आर्टिकल लिख रहे हैं तो आंसर लिख रहे हैं तो कौन पढ़ रहा है, आपके प्रोफेसर्स आपके पढ़ रहे हैं, वो क्या जानना चाह रहे हैं, ठीक है ना, उन्होंने क्या पूछना चाह रहे हैं या आपको क्या पूछा है, तो ये भी जो है बहुत मैटर करता है। आप पहले सिर्फ एंटिसिपेट करें, आपको पता नहीं है, लेकिन आप ये गेस करें कि वो क्या जानना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप जो है एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को। डोंट ओवर एक्सप्लेन एवरीथिंग, बी टू द पॉइंट, स्टिक टू द पॉइंट। ठीक है, आप ओवर एक्सप्लेन मीन्स अपने एक्सप्लेन करते करते एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, और जो इररिलेवेंट थिंग्स है, जो इररिलेवेंट है उस टॉपिक के लिए जरूरी नहीं है आप उसको भी लिखते जा रहे हैं। सपोज ईमेल आप लिख रहे हैं, ईमेल में सिर्फ वही चीज लिखी है, वही बात लिखी है जिसकी आपको जरूरत है बोलने की, राइट। डोंट मेक अ लॉन्ग लेटर, एक लंबा सा लेटर लिखा करते पहले, वो सब नहीं लिखना है, राइट। जस्ट स्टिक टू द पॉइंट और मेन पॉइंट्स ओनली। तो अब हर चीज में भी, रिपोर्टिंग में भी आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स की, एक्स्ट्रा सेंटेंसेस की और एक्स्ट्रा किसी बातों की जरूरत नहीं है बताने की, ओनली स्टिक टू द पॉइंट। गो इजी ऑन द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। अब यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये बहुत जरूरी चीज है, जैसे कि कहाँ पे अवे यूज करना है, कहाँ पे बाय यूज करना है, कहाँ पे अबाउट यूज करना है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, अब eliminate the filler words and phrases. In writing, you need to eliminate these things, right? हम बहुत सारे phrases भी use करते हैं, filler words और filler phrases, तो इसको भी हमें writing से हटाना है, क्योंकि ये irrelevant होती हैं और meaningless होती हैं। Stick with the simple words, बहुत simple words से start कीजिए और उसी पे रहिए। अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस या कंपाउंड सेंटेंस नहीं लिख पाते हैं तो बी इन यूज द सिंपल वर्ड्स। कीप योर सेंटेंस वेरी सिंपल एंड फॉर दिस यू नीड मोर प्रैक्टिस, राइट। जस्ट लाइक स्पीकिंग प्रैक्टिस, यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर राइटिंग ऑल्सो, क्योंकि राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों जो है वो प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द लैंग्वेज है, यानी आपका रिजल्ट दे रहा है, ये आउटकम दे रहा है, ये प्रोडक्शन दे रहा है, ठीक है। और जो रिसेप्टिव है, आप रिसीव करते हैं, गेन करते हैं, लर्न करते हैं, समझते हैं, वो है आपका लिसनिंग एंड रीडिंग। तो चारों जो है, चारों स्किल जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और चारों ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, चाहे वो लैंग्वेज सीख रहे हैं। All 4 skills are important for you as a student or as a professional job. And let's go to the next slide and next point. So you need to start right away. Why straight away and why right away? Straight away. Abhi, start writing. Pick up your pen and use it. कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं चलो ये लिखते हैं, राइट, पेन उठाते हैं, पेपर लेते हैं और जब 1 घंटे के बाद सोचते रहते हैं कहाँ से शुरू करें, और लास्ट में कभी ऐसा भी होता है कि पेपर पे एक फूल बना हुआ है, कोई डायग्राम बना हुआ है या कुछ बना हुआ है, एंड दिस इज द एंड, यू कुडंट राइट, आप नहीं लिख पाए, सिर्फ सोचते ही रह गए कहाँ से शुरू करें। इट हैपेंस, समटाइम इट हैपेंस। ओके, रीड अ स्टोरी और एन आर्टिकल फ्रॉम अ मैगजीन और न्यूज़पेपर, कुछ भी आपके पास है, आसपास आपकी अपनी कोर्स बुक्स हैं, ठीक है, उसमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो आप पढ़ सकते हैं और उसको भी समराइज कर सकते हैं। समराइज देम इन अ पैराग्राफ, जो कि वो ऑलरेडी लिखा हुआ है और आप उसको फिर से लिख रहे हैं, दैट इज अ
री राइटिंग। अब री राइटिंग कॉपी तो नहीं करना है, सिर्फ वर्ड टू वर्ड कॉपी करना। दिस इज नॉट द री राइटिंग और दिस इज नॉट द समराइजिंग। आपने पढ़ लिया वो स्टोरी क्या थी एंड नाउ डिस्क्राइब दिस। अब आप उसको समराइज कीजिए अपने वर्ड्स में, या बुक बंद कर दीजिए, या न्यूज़पेपर बंद कर दें, क्लोज कर दें, या फिर मैगजीन से आपने पढ़े, अपने कुछ आर्टिकल्स पढ़े उसके अंदर, उसको क्लोज कर दें। अब आपने जो भी पढ़ा है, जो भी याद है, स्टार्ट राइटिंग अबाउट दिस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूं, स्टार्ट विद दिस। ओके, इससे शुरू करें। उसके बाद तो आइडियाज तो आपको फ्लो करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, वॉच अ प्रोग्राम एंड राइट अ कमेंट्री और अ समरी। अब कोई भी प्रोग्राम टेलीविजन में आप सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक बहुत सारी चीजें देखते हैं। ओके, अगर प्रोग्राम नहीं भी देख रहे हैं कोई चीज भी, तो आपके घर में टीवी चल रहा है, या फिर कोई यूट्यूब पे, या फिर किसी भी चीज पे आप कुछ भी देखते हैं, कोई प्रोग्राम वॉच करते हैं, तो आप बस उसके बारे में लिखें। चाहे आप पसंद कर रहे हैं, चाहे नहीं कर रहे हैं, आप कुछ उसको उसके बारे में बताना चाहते हैं कि ये सही नहीं था, गलत था, इट वॉज नॉट यूजफुल, क्यों नहीं था, कैसे नहीं था, write about it. Write a story of your life, not a complete biography or autobiography. Story of life means a part of it. कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए, आप कभी नहीं भूल सकते। और ऐसी चीज जो आप करना चाहते हैं, जो हो रहा है, एनीथिंग हैपनिंग अराउंड यू और हैपन विद यू, तो आप उसके बारे में लिखें। यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं। Okay, if you don't want to share with someone, it's fine. You can read it yourself later. आप खुद से पढ़ें उसको, आपको मालूम होगा कि आपने क्या लिखा है, और अगर बहुत अच्छा लिखा है, you will appreciate yourself. Okay, write something every day. आप हर दिन कुछ लिखा करें। सपोज कि आप एक जर्नल तैयार कर रहे हैं, आप एक डायरी तैयार कर रहे हैं, आप हर दिन कुछ ना कुछ लिखते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, अपने मोबाइल में टाइप करें, अपने पेपर्स पे लिखें, कहीं भी you write something. This will be your good practice. Play with words means find out the synonym, yani similar words of the same meaning, opposite words of the same meaning, prepositional phrases, comparative and superlatives, etc. There are so many things you can find out, different words, different phrases, and by reading. You can develop all these words, these phrases by reading more and more. So make sure you read side by side also, not just start writing. Okay, so what you need, what to do, अब आपको करना क्या है, listen, कुछ भी सुनना है, कोई प्रोग्राम सुनना है, कोई ब्रॉडकास्टिंग सुननी है, कुछ ऑडियो सुनना है, सुनने के बाद आपको जो भी समझ में आया, राइट। कुछ आपने देखा, कोई पिक्चर देखी, कोई भी एक पिक्चर है, कोई बैनर्स है, या फिर कुछ भी आपने बाहर देखा अपनी आंखों से, फिर आप उसको एक रिपोर्ट तैयार करें, लिखें उसके बारे में कि क्या देखा आपने, राइट, आपके क्या व्यूज हैं उसके बारे में, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, राइट अबाउट इट। वॉच अ मूवी, वॉच अ प्रोग्राम, वॉच अ सीरियल एंड राइट अबाउट इट। यू कैन राइट द होल स्टोरी, एंटायर स्टोरी यू कैन राइट, राइट, और यू कैन राइट अबाउट योर ओपिनियन अबाउट दैट स्टोरी। किसी कैरेक्टर के बारे में आपको लिखना है कि वो कैसा है, वो कैसी है, तो उसके बारे में आप लिखिए, अपने ओपिनियन दीजिए। रीड एंड राइट, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, यू नीड टू रीड फ्रॉम द न्यूज़पेपर, फ्रॉम मैगजीन, एनी आर्टिकल, एनी पैसेज। और बेटर अभी ये है कि आप अपने कोर्स की कोई चैप्टर पढ़ लें आप, और फिर उसको यू आर नॉट राइटिंग इन एग्जाम, अभी आप एग्जाम में नहीं लिख रहे हैं, आप बस उस चैप्टर को पढ़ें और सिर्फ अपने वर्ड में सिंपली एक नोटबुक लेके समराइज करें, हर चैप्टर को एक पैराग्राफ में समराइज करें। ठीक है, आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, रीड अगेन एंड देन राइट। थिंक एंड राइट मीन्स आपके पास अपनी भी आइडियाज हैं, यू आर क्रिएटिव। आप खुद भी अपने आइडियाज, अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपने थॉट्स किसी भी टॉपिक पे आप लिख सकते हैं। ओके, स्पीक एंड राइट, जब आप कहीं पे बोलना चाहते हैं, कोई डायलॉग्स है, कोई कन्वर्सेशन है, जो भी आप बोल रहे हैं, आपने जो भी बोला उसको लिख दीजिए, ये भी सही है। ठीक है, you can start with also. And there are something, okay, these are the things that you can do, and these are the reason why we need writing and why we need to improve our writing skills. इसलिए हमें writing की जरूरत है, ना कि सिर्फ spoken English language की।
ओके क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि राइटिंग दिस इज यूजलेस, मुझे सिर्फ इसको स्पीकिंग करनी है। आपको कहीं ना कहीं राइटिंग की भी जरूरत पड़ेगी, तब आप परेशान होंगे अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की है तो। सो यू नीड टू प्रैक्टिस राइटिंग स्किल ऑल्सो। अब हमें कुछ वर्ड्स मैंने इकट्ठे किए हैं जो हम बोलते हैं ब्यूटीफुल, सिंपली मोर ब्यूटीफुल, या फिर ER लगा के कंपैरेटिव बनाते हैं, लेकिन उसके आगे एक चीज है, देन लगाना जरूरी है, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स। शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, दोनों ब्यूटीफुल, राइट? कौन किससे ज्यादा ब्यूटीफुल? शी इज मोर ब्यूटीफुल। आप ये कहेंगे शी इज ब्यूटीफुल बट शी इज वेरी ब्यूटीफुल, इट्स रॉन्ग। आपने अगर दो को कंपेयर करना है तो क्या है, यू विल यूज द वर्ड मोर, और जब मोर यूज करेंगे देन समवन, मोर ब्यूटीफुल देन समवन, यानी किसी और से जो कंपेयर कर रहे हैं तो उसको जो है उससे पहले आप देन भी लगाएंगे, राइट? विदाउट देन इफ यू यूज मोर, द वर्ड मोर, इट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, ये कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जब हम बोलते हैं तो उसके आगे ER लगता है, और अगर ER नहीं लगता है देन यू कैन यूज द वर्ड मोर, ओके? मोर देन, इवन आई डिडंट राइट हियर ब्लू, ब्लूअर देन, ब्लूएस्ट, और यहाँ पे जो ब्लूएस्ट में जल्दी में लिख दिया मैंने, द लगाना जरूरी है अगर ये सुपरलेटिव है, द मोस्ट, सबसे ज्यादा, राइट? हम क्यों अल्लाह ताला के नाम के आए क्यों द मोस्ट मर्सीफुल क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, और वो कोई जनरल चीज नहीं है कि भाई वो ब्यूटीफुल है या फिर क्या कहते हैं मर्सीफुल है, नहीं। द मोर, अब मोर भी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि हम इसे किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। द मोस्ट मर्सीफुल, राइट? सो द मोस्ट मर्सीफुल मीन्स उसके आगे कुछ नहीं है, फिर द हाईएस्ट पीक पे है, मतलब दिस इज द ओनली वन, द मोस्ट मीन्स दिस इज द ओनली वन, यू कैन से, मतलब किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है, ही इज द मोस्ट। तो यहाँ पे द मोस्ट है, नो कंपैरिजन, द बेस्ट ऑफ ऑल। सो यहाँ पे द बेस्ट भी जब मैंने कहा तो द बेस्ट, राइट, ऑफ ऑल। तो कुछ वर्ड्स हैं जिसमें ER लगता है, कुछ में मोर, विदाउट चेंजिंग द एडजेक्टिव। बोरिंग, वी आर नॉट चेंजिंग हियर द वर्ड, सेम वर्ड, बट more boring than that lecture. This lecture was more boring than the previous one, or the most boring. Cheaper than something, or the cheapest thing, the cheapest price. Bigger than the biggest. Say with me. Stronger, more stronger than the strongest. Successful, more successful than, sorry, Y is extra, the most successful. So the is important. The most, the best, the least also. We'll talk about this. Sooner than, before. Okay. The soonest. Taller than someone, the tallest. Good or well. And here good is adjective and well is adverb, right? So for both words, adjective and verb, the superlative or comparative is better than something, better than someone, or the best of all. Little, less than this, right? We say that less than, usse kam means less than. The least, sabse kam, तो the लगाना जरूरी है. If you say the least, the most, the worst, right? More than this. So the most. So आप इसको भी अगर अपने sentences में use करते हैं और इससे कोई sentence बनाते हैं अपनी conversation में, so it's also good in speaking also. Speaking practice, right? Writing में तो जरूरी है because these are the words and important words to express the exact intention, what you want to say. If you are comparing, अगर आप compare कर रहे हैं तो आपको इसको भी follow करना है कि the word more, फिर उसके बाद then का भी यूज होगा, और अगर least है, सबसे ज्यादा है, तो least है या फिर most है, then the का word भी यहाँ पे यूज होगा. The most, the least, the best, the strongest, the most beautiful. So in this way, you need to use the in superlative and then in comparative. It's really important, okay, when you make a sentence in communication or in writing or written communication.
Some there are some other adverbs. Quietly, जब ly लगाते हैं, quite, more quiet, but more quietly आप use कर सकते हैं. The most quietly, slowly, more slowly, or the most slowly. Because slowly, quietly, seriously, fast, late, hard, badly, these all are adverbs. And हम इस पे discuss कर रहे थे adjectives पे, right? किसी के adjectives में noun qualify करता है, किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो ओके सो यहाँ पे एडवर्ब्स है, तो एडवर्ब्स को कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए आप थोड़ी सी स्टडी भी करनी पड़ेगी. और स्टडी आपको अलग से किसी बुक की जरूरत नहीं है, किसी ग्रामर बुक की या फिर इंग्लिश लैंग्वेज बुक की. आप अपने ही बुक्स को लें, अपने आसपास न्यूज़पेपर, मैगजीन्स हर घर में होते हैं, आप उनको लें, बस उसी को अपनी बुक्स बनाएं लैंग्वेज लर्निंग के लिए भी. ठीक है, तो आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं, ग्रामर की बुक चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, नहीं. आपके पास जो भी है आप उसी को रीड करें. आप कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई वर्ड आपको वहां पे मिलेगा. अच्छा, ये यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, इस सेंस में लिखा हुआ है, देन यू विल फॉलो दैट. कुछ प्रीपोजिशन फ्रेजेस हैं जो जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे एट आएगा, यहाँ पे ऑन आएगा, ऑन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, फिर फ्रॉम द मॉर्निंग, क्या है, तो क्या कहाँ पे कौन सा करेक्ट वर्ड यूज होगा. और उसको फिर अगर हम नाउन से रिलेट करते हैं तो एक साथ, कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एक साथ हमेशा यूज होते हैं. ठीक है, तो आप उसको भी उसकी भी प्रैक्टिस करें. तो जब भी हम जब ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तभी आपको मालूम होगा कि किस सेंस में ये यूज हुआ है. दिस इज अ पिक्चर आई हैव टेकन फ्रॉम गूगल इमेज. अ न्यू रेल रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन. अंडर कंस्ट्रक्शन, अब यह आपको आपने पढ़ा है कि अंडर मीन्स नीचे. अब आप कहेंगे कंस्ट्रक्शन से नीचे है रेल रोड, ये क्या मतलब हुआ इसका, लेकिन प्रोग्रेस में है, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में है, मीन्स अंडर कंस्ट्रक्शन. सो अंडर कंस्ट्रक्शन के साथ अंडर यूज हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको जानने का. आपको तब पता चलेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, राइट? ये रीडिंग के साथ ही मालूम होगा ना हमें कि कंस्ट्रक्शन अगर कहाँ पे कहीं लिखा हुआ है तो किस प्रीपोजिशन के साथ लिखा हुआ है. सो इट इज अंडर प्रोग्रेस, अंडर कंस्ट्रक्शन. फॉर रियल, एट द सेम टाइम, बाय द टाइम, बाय द वे, ऑन पेपर, विद रिग्रेट, एट अ डिस्काउंट, विदाउट अ हिच, under treatment or under construction in the same. Okay, so see here, he is under treatment for malaria, means उनका जो treatment की जो progress है वो अभी चल रहा है, so he is under treatment. By force, on board, at risk, out of school, by now, for a while, with abandon, in detail, for sale, by far, at the age of, on leave, in case, in full bearing, on the move, in terms of something. Okay, so ये जो है ना, ये phrases हैं. Phrases are the group of words. अब group of words हैं तो group of words सिर्फ preposition ही नहीं है, सिर्फ preposition नहीं, preposition noun से पहले आता है, right? इस आपको पता है, लेकिन कौन सा preposition किस noun पे use होगा और किस meaning में use होगा, it's really important when you write and when you speak. तो आपको अगर ग्रामर, जैसे कहा था कि स्पीकिंग के लिए आप ग्रामर इतना डिटेल ना पढ़ें, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी है, वो तो जरूरी है. सपोज कि अब मैंने कहा था कि टेंसेस आर इम्पोर्टेंट, और आई मीन पास्ट टेंस बता रहे हैं, प्रेजेंट बता रहे हैं, तो ये भी शो करना है कि आपको बताना है कि कहाँ पे, कैसे, कब. ओके, सो आपको उस सेंटेंस को भी कनेक्ट करना है, तो प्रीपोजिशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अब हमें इसके लिए कुछ खास बुक्स की जरूरत नहीं है. We need to read and listen more and more. Okay, so please, before giving the result or giving the output, take more and more input. ज़्यादा से ज़्यादा input भी लें output देने के लिए. ठीक है, सिर्फ output यूं ही नहीं हो जाता है, बल्कि उसके लिए input की भी जरूरत पड़ती है. ओके, एक चीज और है यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था कि हमें पंक्चुएशंस की भी जरूरत है. फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, दे आर वेरी कॉमन, और हमें भी पता है कि हमें कहाँ पे यूज करना है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करें तो आप इसे कोई मुश्किल नहीं है.
ठीक है, कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी कुछ पंक्चुएशंस की। लेकिन कुछ पंक्चुएशंस हैं दे आर रियली कंफ्यूजिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमा, कभी हमें जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे आप नहीं लगाते, जहाँ पे जरूरत नहीं होती है वहां लगा देते हैं, इससे मीनिंग भी चेंज हो जाती है कभी कभी। ठीक है, कब कब हम कॉमा यूज करते हैं? जब राइटर को आगे बढ़ने से पहले रुकना पड़ता है, थोड़ा सा पॉज बिफोर प्रोसीडिंग, यानी आगे कुछ और बात करने से पहले हम थोड़ा रुकते हैं। ये ऐसा हुआ तो देन व्हाट, उसके बाद आफ्टर दैट देन हम थोड़ा सा रुकते हैं ना, तो तब ये पॉज है। बिफोर प्रोसीडिंग टू टेल समथिंग मोर, कुछ और बताने से पहले आप थोड़ी सी जो सेकंड्स का जो पॉज होता है, आफ्टर देन, इन एडिशन टू, इससे आगे, या फिर नेक्स्ट, अगला, अब उसके बाद अगला बताते हैं तो नेक्स्ट के आगे भी कॉमा है। ओके, सो एड अ फ्रेज दैट डज नॉट कंटेन एनी सब्जेक्ट, राइट? कोई फ्रेज आप यूज कर रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, फ्रेज को यूज करने के बाद आपने फिर कॉमा लगाया। सेपरेट आइटम्स ऑन अ लिस्ट, कुछ आइटम्स हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं, 1 2 3, तो आप इसको 1, 2, एंड 3, फिर आप एंड से पहले भी कॉमा लगाएंगे, राइट? बिकॉज 3 भी लिस्ट में शामिल है आपके, लेकिन वो लास्ट है तो लास्ट से पहले एंड आएगा, लेकिन उसमें भी कॉमा लगेगा। मे बी वी हैव सम एग्जांपल हियर, आई थिंक। ओके, सेपरेट आइटम्स ऑन अ लिस्ट, यूज मोर देन 1 एडजेक्टिव, बहुत सारे एडजेक्टिव्स क्वालिफाई करेंगे, शी इज गुड, ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, राइट? 3 क्वालिटीज हुई, गुड, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट। गुड के आगे कॉमा, ब्यूटीफुल के भी आगे कॉमा, एंड है, लेकिन एंड से पहले भी आप कॉमा लगाएंगे क्योंकि आपके पास 3 आइटम्स हैं, राइट? 3 एडजेक्टिव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कहने से पहले मैं, और आगे जो एग्जाम्पल देने से पहले मैं यहाँ पे रुक रही हूँ, सो कॉमा यहाँ भी है। कॉमास एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, और इन द फॉलोइंग सेंटेंस द फ्रेज और क्लॉज बिटवीन द कॉमास गिव मोर इंफॉर्मेशन बिहाइंड द एक्शन ऑफ द बॉय। द बॉय, कौन बॉय? हु न्यू, जो जानता था, ठीक है? तो यहाँ पे हमने कॉमा लिया, क्यों? क्योंकि हम पहले इस बॉय के बारे में बता रहे हैं, फिर उसके बारे में बताएंगे उसने क्या किया। 2 आइडिया हो गया, क्योंकि the boy who knew that his mother was about to arrive ran quickly towards the opening door. तो हमारा टोन भी चेंज हुआ था यहाँ, जब हम बोल रहे थे the boy who knew that his mother was about to arrive ran quickly towards the opening door. तो हमारा जो टोन चेंज हुआ, पहले हमने बॉय के बारे में बताया कि कौन बॉय, जो जानता था ये बात, फिर उसने क्या किया, दूसरा एक्शन, दूसरा आइडिया, तो आप यहाँ पे भी कॉमा लगाएंगे, ठीक है? तो ये कॉमा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कहाँ पे यूज करना है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और प्लीज जब आप रीडिंग कर रहे हो तो पंक्चुएशन भी आप नोटिस करें, आइडेंटिफाई करें कहाँ पे पंक्चुएशन में कॉमा यूज हुआ है, कहाँ फुल स्टॉप यूज हुआ है, कहाँ कॉलन एंड कहाँ सेमी कॉलन। दीज आर इम्पोर्टेंट इन राइटिंग स्पेशली। एग्जाम में इसकी जरूरत हम इसलिए नहीं करते, एग्जाम में हम बहुत फास्ट लिखते हैं और उस पर जो है हमारे जो एग्जामिनर होते हैं कुछ आइडियाज पे फोकस करते हैं और करेक्ट सेंटेंस पे। तो अगर आप कॉमा भी लगाते हैं जहाँ पे जरूरत है तो इट शोज द रियल मीनिंग, यानी बहुत ही क्लैरिटी आती है उसके, उस राइटिंग में बहुत क्लैरिटी होती है, बहुत क्लियर होता है राइटिंग, तो इट्स इजी फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड। Commas are also used to separate items in the list that we have written here. Okay, for example, the shopping trolley was loaded high with bottles of beer, fruit, vegetables, toilet rolls, cereals, and cartons of milk. Okay. For example, as commas represent a pause, it is good practice to read your writing out loud and listen to where you make natural pause as you read it. और जब आप बोलते हैं या पढ़ते हैं तो नेचुरली आपके मैंने कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाते हैं, 1 सेकंड के लिए भी एटलीस्ट रुकते हैं। However, it has been suggested that some bees prefer tree pollen. So however कह के हम रुक गए थोड़ा सा, ठीक है? तो फिर वहां पे कॉमा आएगा, तो जहाँ पे पॉज हम फील करते हैं बोलने में, पढ़ने में, then we have to put comma there. सेमीकोलन एंड कोलन, ये भी बहुत थोड़ा राइटिंग में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहाँ पे क्या यूज करना, इट ऑल्सो गिव्स द मीनिंग, कहाँ पे क्या यूज करना है। सो जब 2 सेंटेंस जोड़ते हैं, व्हेन जॉइनिंग 2 सेंटेंसेस वी सेट आउट अ डाउन, द वेदर लुक्ड प्रॉमिसिंग। यहाँ पे 2 अलग अलग आइडियाज हैं, तो हमने सेमी कोलन यूज किया। कॉलन जब आप, मैं इसको शॉर्ट में बता रही हूँ,
you can find some more description, some more example. In fact, you don't have to memorize the definition of anything. You just see the examples and examples. और examples आपको reading में बहुत मिलेगा. जब आप reading कर रहे होते हैं तो please point out जहाँ पे आप semicolon मिलता है या colon मिलता है, आप इसको mark करें और फिर देखें कि किस किस्म के sentence में use हुआ है. If you really want to learn, अगर आपके अंदर confusion है तो, okay? So very carefully. Colon जब हम कोई लिस्ट तैयार करते हैं या कहते हैं कि he said और he write और आगे quotation mark है, तब आप colon use करते हैं. For example, see, हमने example नीचे लिखा है और यहाँ पे example के बाद हम एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं example की. यहाँ पे हमने example के बाद comma दिया क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक example है जो हम कहना चाह रहे हैं, comma. लेकिन यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट है. मैंने यहाँ पे लिस्ट तैयार नहीं की है. I removed the other examples. Only one example I have taken. So यहाँ पे बहुत सारे examples हैं. तो आप एक लिस्ट है तो आप यहाँ पे colon डाल के फिर आपने आगे forward किया. For example, so here the same example we have taken, but if there are more and more examples, you have to put the colon. Is it clear? I hope so. Now something more, this is more important because एक student ने मुझे अभी भी याद है first session ने कहा था कि उन्हें exam में लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो वो लिख नहीं पाते हैं. तो आपको इसके लिए भी आपको practice की ज़रूरत है. ये नहीं कि आपने सिर्फ याद कर लिया और आपकी language जो written language है वो आपकी इतनी अच्छी नहीं है कि आप fluently लिख सकें, okay, without any practice. So आपको practice की ज़रूरत है before your exam. So कुछ before your exam and in the exam, during the exam, you need to do something, right? Before exam, obviously, all the, I mean, जो भी आप answer तैयार कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसको please keep writing. एक पेज में लिखें, दूसरे पेज में लिखें, दोबारा लिखें, तीसरी बार लिखें, चौथी बार लिखें. आप प्लीज उसको जब तक कि आपको लगे कि ये मैंने सही आंसर तैयार नहीं किया है, अगर ये लगता है कि ये आंसर इंपॉर्टेंट है तो आप इसको बार बार लिखें. Without writing, you cannot make practice for writing in exam. अब आप एग्जाम के बीच में है, I mean during the exam, what you are supposed to do? आप रीडिंग क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह पढ़ें और समझें. कभी ऐसा होता है कि हम इतने हाइपर होते हैं या बहुत एंजाइटी लेवल हमारा इतना बढ़ जाता है पेपर लेकर के कि हम क्वेश्चंस को बहुत फास्ट पढ़ते हैं. एक वर्ड पढ़ लिया, फर्स्ट टू वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन, और इसने ये पूछा है, अच्छा चलो लिखना शुरू कर दिया. आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, शायद उसके आगे भी कुछ और लिखा हो जो आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, राइट? मे बी आपने जो आंसर तैयार किया है उसमें सिर्फ एक पार्ट पूछा हो, लेकिन आपने पूरा शुरू कर दिया और आपने अपना टाइम भी वेस्ट कर दिया, टाइम भी खत्म हो गया, आप दूसरा आंसर भी नहीं कर पाए. तो इससे क्या है कि आपका टाइम भी वेस्ट हुआ और आपने मार्क्स भी लूज किया. इसलिए क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें. व्हाट द एग्जामिनर ट्राइंग टू आस्क, यानी वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है, क्या मतलब क्या लिखना है. क्वेश्चंस को I mean, बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को पढ़ना है. अब ये नहीं कि सारा टाइम हमने क्वेश्चन पढ़ने में लगा दिया, बट जितना भी आप टाइम दे रहे हैं, फास्ट पढ़ रहे हैं, स्लो पढ़ रहे हैं, आप हर वर्ड को पढ़ें और बहुत समझ के पढ़ें, रिलैक्स माइंड के साथ. ओके, आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चंस हर तरह का होता है, ठीक है. कुछ एक कोटेशन दे देते हैं, फिर बोलते हैं एक्सप्लेन द कोटेशन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, ओके, डिस्क्राइब योर ओपिनियन, जो भी है. अब इसने डिफाइन पूछा है, डेफिनेशन पूछी है, सिर्फ डिफाइन करना है या डिस्क्राइब करना है. डिस्क्राइब है तो डिटेल पूछना चाह रहा है, एक्सप्लेन है तो एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, सिर्फ उसी पॉइंट को हम उसी पे स्टिक रहेंगे, ठीक है. किसी चीज को एनालाइज करना है तो उसके पार्ट्स देखने हैं, क्या है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं. कंपेयर करना है तो हमें दूसरी चीज भी उतनी ही मेंशन करनी है जितनी पहली चीज मेंशन करनी है. दोनों को पैरेलल यूज करना है, साइड बाय साइड, ना कि हमने एक चीज के बारे में पूरा डिटेल बता दिया और दूसरी चीज के बारे में कुछ कहा ही नहीं तो आपका आंसर भी कंप्लीट नहीं हुआ. सो यू हैव टू सी द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली. ओके, कंपेयर है, कंट्रास्ट है, यानी दोनों में डिफरेंस बताना है या सिमिलैरिटी बतानी है. आपने सब कुछ लिख दिया, इट्स रॉन्ग. सो यू हैव टू सी, आई मीन वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में. कंट्रास्ट है, कंपेयर है, सिमिलैरिटी है या डिफरेंस है, या सिर्फ डिस्कस करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं, या उसको इवैल्यूएट करना है, अपना जजमेंट देना है, ओके, या उसको किसी एग्जांपल से प्रूफ करना है, या फिर उसको समराइज करना है. सो प्लीज रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली. ऑर्गेनाइज, आप उसको क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करें, फौरन लिखना शुरू नहीं करें. एटलीस्ट
अगर आपके पास एक्स्ट्रा पेजेस नहीं है, एक्स्ट्रा पेपर नहीं है लिखने के लिए, तो एटलीस्ट माइंड में ही आप उसको थोड़ा सा आइडियाज को रखें या फिर कोने में लिख लें, कहीं पर भी ये पॉइंट बना लें, तो आप उसको फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं. स्ट्रक्चर योर आंसर, मेक एन आउटलाइन. अब इतना टाइम नहीं है आउटलाइन बनाने का, लेकिन एक पॉइंट्स, जस्ट पॉइंट, आंसर, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन. ये जनरल जो स्ट्रक्चर है एक एसे का वो ये होता है. ठीक है, तो आप उसको जो ये इसको फॉलो करेंगे, इस इंट्रोडक्शन में आप उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे इस टॉपिक को. देन राइट whatever comes in your mind or is the examples or anything, and then conclude with 2-3 sentences. That is your main point, right? Begin your answer by rephrasing the question as in a statement. जो भी एक क्वेश्चन में लिखा गया है, आप स्टार्ट, अगर कभी समझ में आता है स्टार्ट कैसे करें आंसर को, तो आप क्वेश्चन को ही रिफ्रेज कीजिए. अब वो क्वेश्चन है, जो भी आइडिया है, जो भी बातें हैं क्वेश्चन में, आप उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें. ठीक है, उसको मतलब रिफ्रेज मीन्स राइट द सेम आइडिया, द सेम वर्ड्स इन योर ओन वर्ड्स इन अ स्टेटमेंट. एक सेंटेंस में लिखें, ना कि क्वेश्चन को रिपीट करें सेम टू सेम. पे अटेंशन टू योर सेंटेंस स्ट्रक्चर. और क्या लिख रहे हैं, प्लीज बी केयरफुल वेदर यू आर यूजिंग द वर्ब एक्यूरेटली, subject and predicate, or the connecting verbs or the prepositions. See, I mean the words, accuracy of the words, it's also very important. And manage your time carefully. ये आपको इसकी प्रैक्टिस आपको एग्जाम से पहले करनी पड़ेगी. और अगर टाइम एग्जाम में भी अगर आप लिख रहे हैं, तो आपको आंसर को ऐसे स्ट्रक्चर करें कि आप अपने ही टाइम में आप उसको दे सकें एक क्वेश्चन को. ठीक है, तो इतने टाइम में आप कौन कौन से आइडियाज लिख पा रहे हैं, इट मैटर्स. तो इसके एक पॉइंट बना लें आप, ताकि उसको एक्सप्लेन करते रहें उस आंसर को. इसके लिए आपको प्रैक्टिस की इसलिए ज़रूरत है ताकि आप सेंटेंसेस जो हैं सही लिख सकें. इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने का एग्जाम से पहले आप कोई भी क्वेश्चन लें और उसको फिर एक्सप्लेन करें इन योर ओन वर्ड्स विदाउट द बुक. आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, देन इन द एग्जामिनेशन रूम यू कैन नॉट डू दैट. सो प्लीज प्रैक्टिस राइटिंग बिफोर योर एग्जाम स्टार्ट्स. So this is a time for you. जो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप एग्जाम की प्रैक्टिस करें and then keep writing. This is what I suggest you. अब मैं कल के लिए यहाँ पे मैंने नोट तो नहीं किया है. कल के लिए मैं बताना चाहती हूँ आपको कि कल हम फिर से जो प्रैक्टिस का सेशन है वो रखना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो जो भी बोलना चाहते हैं वो बोलें कल, tomorrow session. ओके, अब आप इसके लिए कुछ भी बोलें, चाहे इसमें जो है क्या था, आई थिंक इट्स नॉट मेंशन हियर. ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको करना क्या है कि जो भी आपने तैयार किया है, अगर आपने कुछ लिखा भी है तो उसको भी आप बोल सकते हैं. कुछ आइडियाज है आपके पास, वो भी आप बोल सकते हैं. एक चीज थी, वो क्या कहते हैं उसको, अबाउट योरसेल्फ, यानी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. This is still important and you need to improve in that. आप अभी भी उसको continue कर सकते हैं. ठीक है, तो please say something, speak something for tomorrow. Prepare yourself. I expect, lots of participation in tomorrow's session, inshallah. So that's it for today. Thank you for listening. And now there is a time for discussion. If you have some points to discuss. Thank you, ma'am. Thank you for today's session. Thank you very much. I hope it is, you got benefit from this. Yes, ma'am. I hope so. If you do practice and you will get more and more benefits, not just by listening to me. ये आपके ऊपर है, आप कितनी practice करते हैं, right? So this is the, the amount of practice. कितना practice आप करते हैं will decide your progress. वही फैसला करेगा कि आपका progress क्या है. यानी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही प्रोग्रेस होगा पॉजिटिवली. यस यस मैम. क्वेश्चन देख लेते हैं मैम, अगर किसी को क्वेश्चन करना होगा. यस मैम, बुशरा कुछ बोलना चाह रही हैं. यस बुशरा, मोस्ट वेलकम. यू आर वेलकम इन दिस सेशन. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. मैम आपने तो राइटिंग स्किल से सारी चीजें कवर कर ली, लेकिन मुझे एक चीज में प्रॉब्लम होती है, पैराग्राफ चेंज करने में. मतलब कब पैराग्राफ चेंज करें. हाँ. यस,
पैराग्राफ चेंज तब करना होता है, पहले तो हमने अपने एसे को, कोई भी आंसर है तो उसको हम एसे टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं वो, और आंसर भी एसे टाइप आंसर होते हैं, राइट। तो कोई भी आंसर है, पहले हमने फर्स्ट 2 सेंटेंस में, 3 सेंटेंस में, अगर लॉन्ग है, अगर ज्यादा आइडियाज हैं तो उसको इंट्रोड्यूस करें टॉपिक को, यानी टॉपिक के बारे में, ठीक है। अब ये जो बीच के जो पैराग्राफ्स हैं, बॉडी पैराग्राफ्स जिसको कहते हैं, वो आप हर आइडियाज को डिफरेंट पैराग्राफ में एक्सप्लेन करें। एक पॉइंट है, सपोज कि आपके कोई आंसर है, उसके टाइप्स हैं, सपोज लैंग्वेज स्किल्स है, व्हाट इज अ लैंग्वेज स्किल, एक पैराग्राफ हो गया, राइट। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज स्किल है, अब